दबंग 3 की भी शूटिंग हुई थी और आप बता रहे थे कि कुछ लफड़ा हो गया था। तो था सलमान भाई जाते हैं वहाँ तांडव। वहाँ होता ही है। इतने अच्छे इंसान है कि यार वो कहते हैं यार मैं मिल लेता हूँ सबसे। किसी एक पर्सन से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार तुम्हारा लुक बड़ा अच्छा है, आपके लिए कुछ बना है और आपको वो करना है तो वो कैसे भी हो जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं नए यंग जनरेशन वाले कि सोचते हैं फिल्म में जाएं। मना कर दिया तो कहेंगे इसको कुछ आता नहीं है। मैंने कहा हाँ सब कर लूंगा। धर्मेंद्र सन्नी देओल देखने को मिलेंगे पास से। फिर वहां से 2009 से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने सोचा था करना है मतलब करना है। सोचा भी नहीं था कि हमको पैसा भी मिलेगा। कुछ मीडिया वाले आ गए, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि अब तो धर्मेंद्र जी, सनी जी, बॉबी जी बड़े खुश हो जाएंगे। मैं सेट पे घूम रहा था तो आवाज मारी, ए इधर आ टपोरी। क्या गलती हो गई अब, तेरे को हीरोइन को छेड़ना है। लोग फोटो खिंचाने आ रहे थे, ऐसा सीन हो रहा। जो लोग बाहर क्राउड में खड़े होकर देख रहे थे, एक्चुअली जो पब्लिक थी उनको ऐसा लग रहा था कि ये भी कोई एक्टर है। वेलकम टू द रेडी फॉर शो। मैं हूं पुलकित, आपका होस्ट, और आज एक बहुत खास मुलाकात है हमारी हर्ष दवे से। हमने बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं, हमने पैडमैन देखी, हमने मणिकर्णिका देखी, और भी बहुत सारी फिल्में, बहुत बेहतरीन फिल्में हम देखते हैं। पर उस बेहतरीन फिल्मों के बेहतरीन सीन्स के पीछे कौन काम करते हैं, वो होते हैं लाइन प्रोड्यूसर्स। और ऐसे ही लाइन प्रोडक्शन में कई सालों से अपना नाम और अपनी छाप बना चुके हर्ष दवे आज हमारे साथ हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द डिफर शो पे। कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल आवर्स। हर्ष, आप बताइए कि आपने लाइन प्रोडक्शन जैसा करियर, जिसमें नाम बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है और हम जानते हैं कि आप ऑन स्क्रीन नहीं दिखेंगे, ये डिसीजन आपने कैसे लिया? देखिए, इस इंडस्ट्री में मैं काम करना चाहता था। मैंने काफी प्रयास किया, कहीं मौका नहीं मिला, ठीक है। बट फिर जब एक चांस लगा तो मुझे यही चांस मिला कि मैं कैमरे के पीछे से शुरुआत करूं। और जब कुछ नहीं आता था तब मैंने रिस्क लिया। बस ऊपर वाले को याद किया कि यार मैं अंदर जाता हूँ, मैं कर लूंगा। तो शुरुआती दौर कैसा रहा आपका? फिल्मों से कैसे जुड़े आप? देखिए, मैं वैसे तो मेरी कहानी बड़ी अजीब है। एक्चुअली मैं जब 5 साल का था, मुझे पता ही नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री कुछ होती है या क्या होता है। 5 से 6 साल की उम्र में मुझे आदित्य पंचोली के चाइल्डहुड कैरेक्टर के लिए बुलाया गया, अरे वाह, जिसका मैंने 2 से 3 दिन जाके शूट भी किया। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली चौथे दिन मेरे साथ में ये हुआ कि मैं हो गया बीमार, फीवर हो गया, वॉमिटिंग होने लगी। माय गॉड। देन मेरी मदर बड़ी पजेसिव थी मेरे लिए, इकलौता बेटा था। नेचुरल, 3 परिवार, हर माँ को एक दादा लगता है। परिवार में उस पे ही है। तो बस हाँ, करियर बनना स्टार्ट हुआ था। 3 दिन बना, चौथे दिन मदर ने करियर खत्म कर दिया। देन फिर मेरा फिल्म इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं बचा। ये था आपकी 5 साल की उम्र में? ये मेरी 5 से 6 साल 6 साल की उम्र रही होगी। नॉट श्योर, हाँ 5-6 साल जो भी थी। फिर उसके बाद में मैं मेरी एजुकेशन में लग गया। जैसे तैसे पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं था मेरा शुरू से। अच्छा, ये होता है क्या हर्ष? आप बताइए कि जनरली जो लोग फिल्म्स में जाते हैं तो उनका पढ़ने का मन नहीं होता है और फिर वो फिल्म्स में बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ठीक है, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मतलब घर वाले भेजते थे तो स्कूल जाता था। ऐसा? ये तो कभी मेरा मन नहीं हुआ। हाँ, मतलब मैं ऑडियंस को भी बोल दूं कि ऐसा नहीं है, हम ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आपको अगर बेहतरीन काम करना है तो आप पढ़ाई मत करिए और आप फिल्म लाइन में आइए तो आप बहुत बेहतरीन नहीं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन आपको यहाँ भी जरूरी है। जरूरी है। आपके पास अगर एजुकेशन नहीं होगा, पढ़े लिखे नहीं होगे, तो आप कैसे आप प्रोसेस आपकी करोगे। हमारे भी कई लॉज है, हाँ, सही बात है, अगर वो जानना है तो उसके लिए पढ़ा लिखा आदमी, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो आपका, जरूरी है। एक बेस आपका हो, एक ग्रेजुएशन आपका हो। हमें कोई पोस्ट डिग्री नहीं चाहिए, बट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आज के टाइम में सारी चीजें ऐसे नहीं हो सकती ना कि बस आपने बोला और हो जाएगी। तो आपको नॉलेज ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको नॉलेज नहीं आएगा। बराबर। और एजुकेशन से आपका एक प्लान भी आपका रेडी रहता है कि चलो हाँ, मेरे दिल की नहीं चली तो कुछ दिमाग से तो करना ही कुछ, हाँ, करना तो कमा तो रोटी सकता है, चलाना ही है। चला नहीं है। ठीक है, फिर कैसे कहानी आगे बढ़ी आप? देखिए, फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ।
ये मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें जनरली सभी कोर्ट में और लॉ लॉ डिपार्टमेंट में। ओके तो मेरे फादर की और सभी की इच्छा थी कि मैं एनएलबी करूँ, एनएलएम। कहता कि तू कैसे भी कर ले, हम निकाल देंगे। ओके बट मेरा मन वहाँ लगता नहीं था। तो हमारा फैमिली बिजनेस ट्रांसपोर्ट का भी है, ओके तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया। सर वहाँ जाना इसलिए शुरू किया, मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है। ओके तो ट्रांसपोर्ट के काम से कभी मैं भोपाल जा रहा हूँ, कभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं घूमता रहता था। फिर बस मेरी लाइफ वहाँ के कि ठीक है मुझे यही सब करना है। ओके और कोई जब तक मुझे पता भी नहीं था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। बट फिर मेरी किसी एक पर्सन से मुलाकात हुई ट्रेन में। अच्छा ओके तब उन्होंने मुझे ऑफर किया, यार तुम्हारा लुक बड़ा अच्छा है, तुम मॉडलिंग करो, मैं शोज करता हूँ, मैं डांस। तो ऐसी ऐसी लुक आप पहले से यही बाल लुक छोटे थे जब, अच्छा मतलब आप पहचान नहीं पाओगे। ओके वैसा लुक था। बट हाँ आई फेस देख के उसने बोला कि नहीं यार तुम्हें करना चाहिए, मैं शोज करता हूँ, एक बार आप मेरे आओ। मैं भी ठीक है, ट्रेन में टाइम पास तो करना होता है ना। ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने अपना कार्ड दिया, मैंने कार्ड रखा, घर आए, अगले दिन ड्रेस चेंज, कार्ड फेंक दिया। अच्छा आप गए नहीं वहाँ पे? नहीं, कार्ड फेंक दिया। और वो कहते हैं ना सहयोग, अगर आपको आपके लिए कुछ बना है और आपको वो करना है तो वो कैसे भी हो जाता है। डेस्टिनी आपको ले जाती है उस जगह हाँ, तो करीब 10 महीने बाद जब दिवाली की सफाई घर में चल रही थी तो वो कार्ड मेरे हाथ में पे। ओके मैंने कार्ड लिया, मैंने कहा यार रिलायंस का नंबर है, रिलायंस फ्री फोन है मेरे पास। मैंने फोन ठोका उस आदमी को, पहले वो पहचाना नहीं। हाँ मैंने कहा भैया आप याद कीजिए सर, मैं आपसे मिला था ये। फिर उसको क्लिक हुआ, अरे हाँ आप कैसे हो। उससे मुझे ऑफ ट्रेन वाला बंदा यार मेरा खंडवा में एक स्टेज शो है जिसमें कि जॉनी लीवर, उपासना सिंह हाँ और मैकमोहन सांबा ओके जो शोले में विलन था, ओके कि ये सब लोग मेरे साथ में स्टेज पे हैं। आप आओ मेरे शो में। आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं इंदौर रहता हूँ। बोले आप आओ मेरे पास मीनो में से। ये कौन से साल की बात होगी सर? ये एटलीस्ट 2006-7, ओके 2006-5 नॉट एक्सैक्टली याद नहीं है, बट 2006-7 की बात होगी। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ दोस्तों से शेयर किया, बोला अरे फर्जी होते, ये होता है, कहाँ जाइए। चलो तो सही यार, डायरेक्टर को पास से देख ही आएंगे। हाँ तो सभी तो टीवी में ही देखते हैं यार, हमें देख के आते हैं कभी। आपको एक रहा कभी, बोलते हैं इंग्लिश में ऐसा एक शब्द है उसको बोलते हैं ऑ स्ट्रक हो जाना, या स्टार स्ट्रक बोलते हैं जो बॉलीवुड में। तो आपको कभी ऐसा एक रहा कि यार देखने को मिलेगा तो जिसे आपने पर्दे पे देखा है? और भाई जिस था जब भी तो कि चलो यार चलो चलो चलो, तो हाँ 4-5 दोस्तों को इकट्ठा कर लेंगे यार, घूम फिर के आ जाएंगे, कुछ नहीं तो। हाँ और निकल गए भाई। वो आदमी को जाके हम फोन कर रहे हैं स्टेशन से, फोन नहीं लग रहा है। सब हंस रहे मेरे ऊपर, अरे बन गया उल्लू, हमें भी बना दिया। अरे नहीं 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 नहीं, 1 घंटे बाद एक अननोन नंबर से फोन आता है। हाँ अरे आप लोग पहुंचे कि नहीं? मतलब सर आप हमें बेवकूफ बना दिया, हम लोग 1 घंटे से स्टेशन पे 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेरा रिलायंस का नंबर है जो यहाँ चलता नहीं। तो आपके जान में जान आई होगी। मैंने कहा ठीक है, तो आप कहाँ हो? मैंने कहा हम स्टेशन पे, मैं आपके लिए गाड़ी भेज रहा हूँ। अरे भाई गाड़ी सुन के तो हम ऐसे चोड़ में सबको देख रहे कि चलो अपन स्टार से कम नहीं है। गाड़ी लेने आ रही है, चलो भाई। अब दोस्तों के सामने और हाँ इज्जत बिल्कुल दुगना। हाँ बिल्कुल, गाड़ी आई, एक पेट्रोल लगा, मैंने चलो पीछे जाओ आगे हम बैठेंगे। वाह एकदम ताव में। हाँ बिल्कुल फुल एटीट्यूड, क्योंकि पहला पत्ता तो लग गया था ना। आदमी ने गाड़ी भेजी तो उम्मीद हुई कि अभी तो कुछ होगा, अब तो फिल्म स्टार दिखाई देगा। और फिल्म स्टार देखने से अब ज्यादा है ना, एक वो हो गया था, ईगो आ गया था कि ये सालों को दिखाना है। ये हंस रहे थे मेरे ऊपर स्टेशन पे। पर 1 घंटा पहले तो आप भी भीगी बिल्ली थे। 1 घंटा कहीं ना कहीं मैं कह रहा था नहीं यार फोन लग नहीं रहा होगा, कुछ होगा। देखो हम भी ट्रेन में आ रहे थे, पूरा रास्ता जंगल था, नेटवर्क नहीं मिले थे। हो जाता है यार, कोई फोन करके बोल रहा है, देखो कार्ड है हाथ में, आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा। ऐसा विजिटिंग कार्ड भी हर कोई छपवा लेता है क्या? नहीं तो पोहे खिला के फिर वापस ले जाने की नौबत आ जाती। हाँ पोहे में नहीं खिलाए, अरे कुछ खिला भाई तो लाया है, तुमने हाँ लो, अभी तो शांत करना था ना सबको। सही बात। खाओ सब, ठीक है भाई। पहुंचे वहां, पहुंचे, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब सबसे बड़ा शॉक जब लगा जब 2 घंटे बाद उन्होंने बोला कि आप लोग रेडी हो गए। मैंने कहा हाँ। हम 5 बजे से 3 लोग रेडी थे। उन्हें आओ रूम आओ जरा। अभी जैसे हम पहुंचे तो आके ये सारे आर्टिस्ट उतर रहे गाड़ियों से और वो मेरे हाथ से वेलकम करा रहे। मैंने कहा यार, मतलब मैं ऐसे हाथी हो रहे थे, ऐसे ऐसे हार हिल रहा था हाथ में। मतलब आर्ट क्या हो रहा है? आर्टिस्ट का वेलकम आपसे कर रहे हैं? हाँ, मेरे से कराया। मैं अपने हाथ से जॉनी लीवर को, उपासना सिंह को बुके दे रहा हूँ,
मैकमोहन सांबा कोई सिटी की लगा रहा वो वेलकम, वो सब मेरे साथ वाले देख रहे, उन्होंने बड़ा इतना आ जाओ। अच्छा, ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा मैं तो कि ऐसा कुछ होने वाला। हाँ मतलब क्या मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं सोच रहा हूँ मनी मनी यार ये कर क्या रहा है ये आदमी, मेरे को ऐसा ना हो किडनैप विडनैप कर ले, यहाँ पे मीठी मीठी लॉलीपॉप फोली दे रहा है, उठा के ना ले जाए, कुछ ना कर दे। सब उससे करा, फिर बोले यार शाम में आप लोग क्या करोगे। अब उसको लगा कुछ डांस वांस करेंगे, अब आता तो कुछ भी नहीं था, लटकन थे हम लोग। उन्हें हाँ हाँ हम कर लेंगे, मैंने बोल दिया। अब सब कहते करेंगे क्या। अब फिर वह किस्मत ने साथ दिया, जॉनी लीवर का एक ग्रुप आ रहा था डांसर्स का, ओके 5 लड़कों 4 लड़कों का। वो किसी कारण उनकी गाड़ी खराब हुई या कुछ हुई, वो अटक गए। खंडवा रोड उस समय आप शायद जानते होंगे, ओमकारेश्वर खंडवा रोड बड़ा घाट सेक्शन था, तो कोई ट्रक पलट गया। तो रास्ते भी शानदार हुआ करते थे। हाँ, तो वो शानदार रास्ते ने हमारी शानदार बढ़ा दिया। कोई ट्रक व्रक पलटा, कुछ हुआ, वो गाड़ी फंस गई जो पहुंच ही नहीं सकती। जॉनी लीवर भी कबले फंस रहा है कि यार मेरा परफॉर्मेंस है, मैं कैसे करूंगा, आपने किस डांस ग्रुप को बुला दिया ये। तो वो मेरे पास आए, तुम करोगे। मैंने कहा हाँ कर लेंगे। सबका मुंह देखा तो 3 जनों ने हाँ कॉन्फिडेंस। तो आपको डांस करना था? नहीं क्या मतलब पता कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ तो परफॉर्म करना था। उन्होंने बोला आओ जॉनी भाई के रूम। हाँ और बड़ी, चलो भाई जॉनी लीवर के रूम में जाने को मिल गया, पर्सनल जाने को मिल रहा है। चलो अंदर गए भाई। उनका सर ऐसी कोई प्रैक्टिस तो हमने की नहीं, अब थोड़ी फटी भी कि भाई करेंगे क्या स्टेज पे जाके। सही बात है। हाँ पर ठीक है इंदौरी है तो इंदौरी कॉन्फिडेंस था। तो जॉनी लीवर ने बोला कि ठीक है यार एक काम करो, मैं सिर्फ एक बाकी मैं सोलो कर लूंगा, ग्रुप मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, तब एक फिल्म आई थी जॉनी लीवर की जिसमें गाना था असलम था और मेरे असली तो वो सारे टपोरी टाइप लोग थे। तो जॉनी लीवर ने सजेस्ट किया, हम लोगों को बिठाया। अब हम देख रहे हैं, मैं मतलब पूरा नहीं समा रहा हूँ कि अब ये देख लो इन सबका बाप बन गया हूँ, स्टार बन गया हूँ मैं अब। असलम भाई का राइट हैंड में ही हूँ। हाँ जॉनी लीवर हमें स्टेप बता रहा है। हाँ, हम सोच रहे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सारा दिमाग में चीजें चल रही है। 2-1 घंटा हम लोगों को उसने प्रैक्टिस करी, फिर हम जाके रूम में चले गए। हाँ, फिर लंच टाइम हुआ भाई, सारे स्टार्स के टेबल पे मैं भी बैठा हुआ हूँ। मतलब मैं बड़ा आसमान में उड़ रहा था। मैंने कहा यार लोग कहते थे कि फिल्म लाइन ऐसी होती वैसी होती, देखो मैं तो रातों रात स्टार बन गया। हर 3 स्टार बन गया, निवाला भी आई नहीं। हर निवाला आपको मिठाई लग रहा होगा। नहीं अंदर ही नहीं जा रहा था एक्चुअली, क्योंकि वो बड़े डिसेंट तरीके से खा रहे थे और मैं उनको देख रहा था। हाँ, मैं ऐसे हाथ से लेके स्पून में लेके ऐसे बैठा हुआ। पास्टर सिंह को मैं देखो, मैं वाह वाह डब्बा। उस समय बड़ी हिट हुई थी उसकी एक फिल्म जुदाई, करेक्ट। जिससे वो कैरेक्टर बड़ा हिट हुआ था। एक तो परेश रावल उसमें हिट हुए थे जो बहुत बोलते, हाँ, और एक उपासना सिंह अब्बा जब्बा डब्बा। तो मैं बस यहाँ तक लाओ, फिर मेरे को उसका डब्बा अब्बा जब्बा याद आए, जॉनी लीवर याद आए। अब मैं देख रहा हूँ मैं सांबा को देख रहा हूँ तो मेरे को याद आ रहा है कितने आदमी थे। मतलब मैं तो पूरा उस समय फिल्मी आदमी हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या बोलूँ क्या। सब मैं देख रहा हूँ भाई देख रहा हूँ। मुश्किल से 4-5 चम्मच चावल खाए होंगे मैंने, मेरा पेट भर गया। और वो सब के पास में गया, वो बैठे थे बी क्लास में। ओके। मैंने खाया गरीब वो रहा। फिर शाम सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा टेंशन परफॉर्म भी करना था। जॉनी लीवर ने कहा डरो मत, मैंने कुछ नहीं करना, हाथ पे हिलाओ लिपसिंग करो जैसा मैंने बताया, बाकी सब मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा। फिर उसने मेरे को सजेस्ट किया एक रुमाल ऐसा बांध ले सर पे। हाँ, लगना चाहिए कि असलम भाई की गैंग है। हाँ, टप हो रही है, असलम भाई का आदमी है। पहुंच गए स्टेज तक, हाथ पैर भीग रहे थे। और जैसे ही जॉनी लीवर ने स्टेप किया अपने आप हाथ पैर चले, फिर वो ऐसे चले। क्राउड था यार मेला था वो, एक्चुअली मेला था, मेले का स्टेज था वो। ओके। तो नीचे तो भर के पब्लिक थी। हाँ, और पूरी लोकल खंडवा की पब्लिक, झूले भी चल रहे, सब चल रहा है। इधर वहाँ वो कोई बाबा जी थे, बाबा गंगाराम जी, एक्चुअली वो कोई मेला कराते थे, ये बहुत बड़े लेवल का जिसमें कि सेलिब्रिटीज को बुलाते थे। तो वो भी बैठे, सब बैठे, कई मंत्री नेता वेता भी उस दिन आए हुए थे, क्योंकि स्टार से थे। उसका मुहूर्त पहला दिन था मेले का, तो आएंगी। अब कर लिया, करके आ गया। उसके बाद में तो बस फिर ऐसा लग रहा था कि अब तो यहाँ से गाड़ी इंदौर तक लेके जाए। तो भाई मैं स्टार हूं। फिर उसी व्यक्ति के साथ 2-4 बार कुछ और किया,
फिर उसका कोई बड़ा 6 महीने 8 महीने तो कुछ वो शो ऐसा सेलिब्रिटी वाला नहीं है, तब भी हम पहुंच जाते थे हमारे आपके शो में, ऐसा ऐसा सब चलते रहा। बट अब थोड़ा सा घर वालों को फिटने लगा कि भाई जाते कहाँ हो, ये क्या नचनिए बन रहे हो, क्या करते क्या हो, क्या चाहते क्या हो। फिर हमारे एक इंदौर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका खुद का स्टूडियो है, ठीक है, मैं नाम थोड़ा सा ले लेंगे। उन्होंने एक भोजपुरी फिल्म बनाई, वो हमारे रिलेटिव भी है। ओके। उसमें फिर मुझे किसी ने बोला कि जा यार वो फिल्म बना दे और तू उनसे मिले, मैंने बोल दिया, रोल मैंने मुझे मुझे फिल्म किया। हाँ। मैं गया तो उन्होंने एक डंडा पकड़ने वाला गुंडों के पीछे वाला एक रोल दे दिया। बट अब मेरे को ये पता था कि यह तो आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, और ये मालूम है कि तो 20-25 दिन 30 दिन की शूटिंग है, मेरे को तो लेना है। तो फिर मैं उनके पास सीधे गया, मेरे को काम भी सीखना है। और ये शूट कहाँ हो रहा था? ये इंदौर के अलग अलग लोकेशंस पे shoot? एमराल्ड हाइट्स में हुआ ये शूट, अच्छा। मोरूद गांव में हुआ ये शूट, राजवाड़ा पे हुआ ये शूट। हाँ। मतलब ये आपको मैं बता रहा हूँ 2007 की बात, ओके। 2006-7 2007-8 की बात बता। ये फिल्म कर ली मैंने, इसमें एक ऐसे ही गुंडे जो मेन विलन था के साथ खड़े थे वो पनीजा। बट फिर उसके बाद में फिर कोई काम नहीं, फिर वापस से फुकट वही ट्रांसपोर्ट। बट अब थोड़ा सा बाल वाले से बनानी थी, तो फिर घर वालों ने बोला भाई क्या करना, क्या चाहते हो, प्रेशर। मम्मी का पीछे से सपोर्ट होता था, मम्मी वहां जा रहा हूँ, तो तक आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ हो चुकी थी? चल रही थी, अच्छा, चल रही थी साथ। कॉलेज था, कभी गए कभी बताओ, टाइम पास था मेरे लिए तो, बट वो जरूरी भी था क्योंकि डिग्री तो चाहिए थी। वो फिर मम्मी का सपोर्ट होता था, मम्मी वहां जा रहा हूँ, कुछ पैसे चाहिए इनके तो। कितना पैसे लेते थे आप मम्मी से? मैं लेता था कभी उस समय 500 रुपये, मतलब बहुत बड़ी बात हुई। हाँ। बिकॉज की खंडवा हम 12-12 रुपए में गए थे, 12 रुपये में खंडवा ट्रेन से? 12 से 13 रुपए हमारा टिकट लगा, 500 रुपये ले लिए उस समय। फिर मैं बाइक से आना जाना था, तो मैंने कहा अच्छा ले ले, चलता रहता था। अभी फिर साल कुछ नहीं हुआ, फिर प्रेशर आया कि भाई अब करो LLB करो। हाँ। हमको तो तुमसे LLB जाना नहीं। फिर मैंने कहा थोड़ा टाइम वो थोड़ा टाइम हो वो। फिर हमारे एक ताऊ जी है जो कि बड़े ही प्रसिद्ध लॉयर है, उन्होंने मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात करी जिनका नाम है मिस्टर चंद्रशेखर। ओके। बस मेरी लाइफ का जो टर्नओवर हुआ, जहाँ टर्निंग पॉइंट पे पहुंचा कि चंद्रशेखर जी हैं जो कि इंदौर में प्रियंका प्रकाश जाजू का केस होने लगा है। ओके। सनी देओल, काफी इंडस्ट्री में काफी लोगों का काम वो करते, और आज भी एक गवर्नमेंट की बड़ी लॉबिंग में, जिन्हें मैं अपना गॉडफादर भी कहता। ओके। तो जो मेरे ताऊ जी हैं ये उन्हें असिस्ट किया करते थे, उन्होंने कहा आप जाके उनसे मिलो। और एक लॉयर से आपकी फिल्म, ताऊ जी एक्चुअली लॉयर है, हाँ। और उनके ये असिस्ट करते थे पहले, बट जब खुद का सेपरेट काम शुरू किया तो इंडस्ट्री में काफी लोगों का काम इन्होंने किया। अच्छा, वैसे आपको कनेक्शन इंडस्ट्री का मिल गया? तो मेरे ताऊ जी ने कहा आप जाके उनसे मिलो। हाँ। मैं मिला, उन्होंने कहा हाँ ठीक है यार बेटा, कुछ होगा तो बताएंगे, टाल के भेज दिया। बट मेरे को लगा था कि अब यार घुसे तो यही आदमी है, क्योंकि ये घर वालों के थ्रू भेजा हुआ है, तो यहाँ पे अपन कुछ यहाँ से कर लो, तो यहाँ के अलावा नया ऑप्शन अपने पास कोई है, छुप के रहो। फिर किसी ने मुझे थिएटर ज्वाइन कराया, मैंने इंदौर में नेपथ्य नाट्य समूह करके एक थिएटर ग्रुप था, ओके। उनके साथ थिएटर भी किया। तो थिएटर करने से फिर दिमाग में आ गया कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। अब मैं वापस से, अब इंदौर तो ऐसी सिटी है, भोपाल ऐसी सिटी जहाँ की रोज के ऑडिशन भी हो, यहाँ तो साल उस समय तो साल 6 महीने में कोई एक पिक्चर आ जाए तो बड़ी बात है, आपको देखने को मिल जाए तो बड़ी बात है। तो मैं थिएटर करता थिएटर से, हाँ भाई हम जाते थे, पेपर में फोटो आते थे, हम लोग जनरली कंपटीशन में जाते थे, जीतते थे। तो ठीक है, थोड़ा घर वालों को लगा कि अभी कुछ कर रहा है, कमा नहीं रहा है ना कुछ कर रहा है, एक शुरुआत कुछ कर रहा है। तभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने निकले, फिर वही आ गया भाई क्या है, चलो उम्र हो रही है, शादी ब्याह कराना है, LLB करो। अरे भगवान सर कैसे रहेगा। बट फिर वही जो चंद्रशेखर जी हैं हमारे गॉडफादर, उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया आगे से, कहा हो तुम? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, 15 मिनट में मेरे ऑफिस पहुंचो। आज कुछ किस्मत पलटने का हाँ चांस है, नारियल अगरबत्ती चढ़ाऊंगा, कुछ अच्छी खबर मिली तो ठीक है भाई चलो। मैं पहुंचा, उन्होंने मुझसे बोला शूटिंग वूटिंग करते रहते हो तुम?
मैंने कहा मना कर दिया तो कहेंगे इसको कुछ आता नहीं है। हाँ सब आते हैं, सब करा लेते हैं। हाँ बोले यार एक फिल्म आ रही है हमारे धर्मेंद्र जी की, उनके एक्चुअली एडवोकेट। ओके बोले धर्मेंद्र जी की एक फिल्म आ रही है महेश्वर में, तो उसका मैनेजमेंट करना है। मैंने कहा हाँ हाँ सब कर लूंगा, सब आता है, सब कर लूंगा। और आता है, तो आपने इसके पहले कभी किया नहीं था? कुछ भी नहीं किया। मैं तो घुसू तो सही। मतलब कितने दिन बाद है? बोले 15 से 20 दिन। 20 दिन है ना, 20 दिन में सीख लेंगे। अगर आज मौका है पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो फिर कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। सही बात। बस कुछ आता नहीं तो फिर भी पकड़ लिया हूँ। गए। सबसे पहले सवाल उनका था कि हमें जूनियर्स लगेंगे, हमें क्राउड लगेगा। उन्हें सोचो ये क्या होता है भाई। और फिर किसी से मैंने पूछा एक से, क्योंकि वो टाइम आपको लाइन प्रोडक्शन का एल भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। हाई नहीं, लाइन प्रोडक्शन क्या होता है वो तो 2015 से ये पद्धति चालू हुई है। हाँ 2013-14 तक तो लाइन प्रोडक्शन होता ही होता नहीं। ही नहीं। कुछ भी बोल दो, प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब हमें भी नहीं पता। क्राउड मैनेजर बोल दिया, कुछ हाँ, भी बोल दो आप। हाँ। अब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्राउड और जूनियर क्या होता है। मैंने हाँ हो जाएंगे। और आपके पास कोई टीम भी नहीं थी? टीम में नहीं थी, तो दोस्त मेरे साथ शो में जाते थे, वो थे कुछ अच्छा, थिएटर वही में खड़ा। मिल गए थे। हाँ ठीक है, तो मैंने उनसे बोला, थिएटर वाले से एक से पूछा, बोले यार क्राउड वो होता है, तू राजनीति की शूट पे चला था ना? मैंने कहा हाँ। तो बोले अपन क्राउड। हाँ कहने को टीम लीडर थे, पर अपन जाते भीड़ इकट्ठी करके ले गए थे जय जय करने के लिए, झंडे उठाने। तो वो क्राउड होता है, वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। तो मैंने कहा यार मैंने हाम कर दी यार, इनसे लगेंगे 200 लोग, 100 लोग, क्या करेंगे? माय गॉड। ले चलेंगे यहाँ से। मैंने कहा महेश्वर में लगेंगे। बोले महेश्वर का तूने क्यों पंगा ले लिया? मैंने कहा काम तो है, पिक्चर करनी है ना, धर्मेंद्र सन्नी देओल देखने को मिलेंगे पास से। चांदर अभी भी वो था कि धर्मेंद्र सनी ने अब ठीक है, जॉनी लीवर को देखने के बाद 3 साल तो किसी को देखा ही नहीं ना। भोजपुरी जिनको देखा था वो कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस समय यूट्यूब भी नहीं था, नहीं था, कुछ पता ही नहीं था भाई। वो भोजपुरी रीजनल सिनेमा का क्रेज नहीं था, साउथ के चैनल यहाँ नहीं थे, रीजनल सिनेमा क्रेज भी नहीं था उतना। कुछ भी नहीं था ना। भोजपुरी कोई जानता था ना साउथ की फिल्में जानता था। बहुत रेयर केस में कोई थिएटर में अगर साउथ की फिल्म डब होके आती थी तो शायद आती होगी, बराबर। ना भोजपुरी कोई फिल्म आती। तो मैंने कहा धर्मेंद्र सन्नी देओल भाई पे ये गदर भी देख रही, मतलब उस टाइम गदर भी देख रखी थी, और भाई गदर वाला हीरो, ये बड़ा क्रेज था, चलो करेंगे। पहुंचे फिर वहां पे महेश्वर में मेरा कनेक्शन रहा है, मेरा एक्चुअली फादर का पूरा चाइल्डहुड महेश्वर ही निकला है। महेश्वर महेश्वर में तो वहां पर पहचान वाले से मिले, फिर धीरे धीरे चीजें पकड़ी, क्राउड किया, फिर उन्होंने गाड़ियां लगेंगे हम, फिर महेश्वर लोकल के लोगों से, कुछ इंदौर के लोकल के लोगों से गाड़ियों का अरेंज किया। पता कुछ नहीं था, बट 15 दिन में 10वें-12वें दिन तक धीरे धीरे सारी चीजें कर रही थी। बचे 5 दिन, उन्होंने कहा परमिशन निकालनी है। परमिशन किससे लेने की जरूरत है भाई? आ जाइए और शूट करिए। हाँ आओ स्लिप करो। फिर मैंने इसके लिए वापस से मेरे गॉडफादर को बोला कि सर वो तो शायद पुलिस वालों से मिलना पड़ता है, पैसा मांगते हो, परमिशन होती है, उस जगह छोड़ दे, वो मैं देख लूंगा, जान में जाना है कि चले। बस फिर वहां से 2009 से सिलसिला शुरू हुआ। जब कुछ नहीं पता था उस वक्त, उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मानता हूँ, मीन्स उसको मैं मेरा जज्बा मानता है कि मैंने सोचा था करना है मतलब करना है। अगर उस दिन मैं बोल देता नहीं हो पाएगा यार बैठ जाओ, तो शायद आज क्या पता मैं, वो अंदर की आवाज जो सुन ली काम देगी। मतलब भगवान भी चाहता था मैं कर, सच में मतलब ऐसा लग रहा था। जब जिस दिन ये आखिरी दिन खत्म हुआ, तब सोचा भी नहीं था कि हमको पैसा भी मिलेगा। देखो तो पैसा भी बचा। कितना पैसा मिला था आपको? उस टाइम शायद मेरे पास में 30,000-35,000 रुपए बच गया। मुझे उन्होंने कुछ फीस दी, ठीक है, कुछ उन्होंने कहा था, जो उन्हीं के एक आदमी ने सिखाया, तुम क्राउड वालों को क्या पैसे देते हो? मैं देता हूँ साहब कुछ 300-400 रुपए, 500 रुपए के लोग हैं ये, उन्होंने मैं तेरे को 600 रुपए दूंगा के, ठीक है, इनको 400 देना, वो 150 रुपए मेरे को निकाल के देना, 50 रुपए तो एक आदमी तेरा सर, तो 200 हो गए तो यहाँ कमाई हो गई। मैंने कहा ऐसे भी होता है क्या? हाँ मुझे होता है। मैंने कहा ठीक है, ओ नहीं वहां से भी पैसा है, यहाँ भी पैसा बचा, अब तो घर पे भी आए। अच्छा उस ड्यूरेशन में ऐसा था कि भाई काम करने का जज्बा इतना था कि मेरे साथ पहली फिल्म से जो जुड़े, उनके पास एक पल्सर गाड़ी थी। वो पल्सर गाड़ी से हमने इंदौर महेश्वर दिन में 2-2 राउंड किए। अरे बॉबी देओल को टॉवेल नहीं जम रहे थे, बॉबी देओल को टॉवेल नहीं जम रहे। वहां के जो टॉवेल थे
वो टॉवेल उनको हार्ड लग रहे थे, तो अब बोला गया कि टॉवेल इनके लिए चाहिए, तो हम इंदौर टॉवेल लेने आए। उनको रेड बुल चाहिए थे, वहाँ की रेड बुल नहीं मिली थी, हम बाइक पे रेड बुल की कैरेट लेने आए। मैं खुद करता था सब, मेरे पास टीम थी, सब था, लोग थे, पर उस तरह नहीं मैं काम करूं, ताकि रेड बुल लेके बॉबी देओल के सामने मैं जाऊंगा कि सर मैं आपके लिए रेड बुल लाया हूँ, सर मैं आपका टॉवेल लाया हूँ। क्रेज था एक्चुअल में, बट जो एक्सपीरियंस उस फिल्म से मिले, और जब ये नहीं पता था कि इतनी परेशानियां भी आती, जब जो आके जो बोलता था हम कर देते थे। एक दिन डांट खाई, कुछ मीडिया वाले आ गए, यार हमको इनसे मिलना है, चलना है। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि अब तो धर्मेंद्र जी, सनी जी, बॉबी जी बड़े खुश हो जाएंगे, मैं देखो मीडिया वाले इनके पास लेके आए हो, इनका पेपर में छपेगा, तो ये लोग बड़े खुश होंगे, मेरे को शाबाशी देंगे। अब वो जिस होटल में रुके थे इंडिया फोर्ट में, वहां पे आउटर्स की एंट्री, हाँ, और मैं आता जाता था, तो मैं मीडिया वालों को बोला हाँ हाँ मेरे साथ है, बड़ी चोट में लेके, मैंने सर देखिए मैं मीडिया लाया ऐसा वैसा है, अरे बाप रे क्या बढ़ के मेरे ऊपर। धर्मेंद्र जी, सनी जी बढ़ गए कि क्या राइट से आप हमसे पूछे बिना मीडिया हमसे मिला देगा, और आप क्यों लेके आए हो मीडिया? पहले ये लोग हमारे रोज के जो सीन्स के फोटो निकाल के डाल रहे हैं, हमारे सीन्स जो हम लोग सीन बना रहे हैं जिसको वाराणसी दिखाने वाले, बनारस दिखाने वाले, महेश्वर को ये सब पेपर में ऑलरेडी में डाल रहे हैं, पहले ही तो ये सब आप ही करा रहे हो, दे दबा के डांट पड़ी, मतलब बस रोना धोना नहीं आया भाई, बाहर निकल के बस हालत ऐसी की यार क्या पता कल ये लोग मंगा दी थे। तो सनी देओल का 2.5 किलो हार्ट तो नहीं उठा आपके ऊपर? नहीं वो तो उठते उठते लगाया था मैंने, मैं तो उनकी जो भारी आवाज थी ना उससे ही मैं हिल गया था, नहीं भाई अब गया, भारी भरकम गड़बड़ कर दी। क्या होगा क्या होगा। फिर नेक्स्ट डे मैं छुप छुप के रह रहा था उनके सामने, ठीक है। फिर शाम को जब आमना सामना हुआ तो सॉरी गड़बड़ बुरा है कि ऐसा भविष्य में ध्यान, ये लोग हमसे फिल्म के बारे में नहीं, ये आके हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, टांग खींचेंगे, कुल मिला के वो बड़े फिर मुद्दा उठाएंगे कि आप महेश्वर शूट कर रहे हो और बनारस दिखा रहे हो, हाँ इससे महेश्वर का क्या बेनिफिट होगा। समझाया तो फिर तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार हाँ बात तो बराबर है। बस फिर वहां से मैंने पूरा अंदर खींचने की सोची। फिर ड्यूरेशन में कुछ घटनाएं, मतलब कुछ कॉमेडी भी हुई मेरे साथ। बताइए, बिल्कुल बताइए। मैं सेट पे घूम रहा था, मई का टाइम था, तो मैं जनरली 3-4 शॉर्ट्स में टी शर्ट और एक ऐसा गमछा टाई स्टॉल डाल के ऐसे ही घूमता था कि भाई कोई पहचाने नहीं कि मैं, मेरे हाथ में एक ईगो भी था और एक ऐसा लगता था कि मैं एक आम आदमी की तरह रहा हूँ। मैंने कुछ एक ग्रुप देखा 2-3 लड़कियों का, ऐसे घूम रही थी सर्विस, मैंने यार आप लोग कौन, तो कहते हैं शूटिंग में आए हैं। अच्छा मैंने कहा तो किसने बुलाया है? हर्ष दवे सर ने बुलाया है आपको। मैंने कहा उन्होंने आपको बुलाया तो काम तो उधर चल रहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो आर्टिस्ट होगी बैठने की जगह, आप कौन होते हो? आप जाओ, नहीं तो मैं उनको बुलाती हूँ, उनमें उनसे बड़ा क्लोज रिलेशन है हमारे, 1 मिनट में वो आपको पसंद कर देंगे। मुझे हंसी आई, मैंने कहा नहीं आप मुझे बात मत निकलवाना प्लीज, मैं वहां से चली। बड़ी जल्दी रिवील कर दिया यार आपने। नहीं मैं एक्चुअली उस समय वो लड़कियों में वो देख रहा था जो मेरे अंदर था। हाँ मैं फिल्म स्टार देखूंगा, हाँ, मैं सेट पे घुसूंगा, वो एक्सपीरियंस आपको। तो मैं वो सोच रहा था कि यार ठीक है 1 मिनट लगेगा, आपका दूंगा, हड़का के बाउंसर मेरे हैं, सब सिक्योरिटी मेरी है, 1 सेकंड बोले चलो बाहर। बट मैंने कहा अगर उस टाइम मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया होता तो मेरे पे क्या बीत। तो मैंने अपने आप से उसको यहाँ रिलेट किया और मैंने कहा नहीं ठीक है, मैंने कहा ओके सॉरी। फिर मैंने सिक्योरिटी को बोला जाके बाउंसर्स को कि इनको जरा हटाओ वहां से, एक्टर अभी बाहर आ रहे हुए नेटी से। मैंने कहा इन लोग को हटा। बोले आप आपके परिचित हैं, आप तो बात कर रहे हो। मैंने कहा वो तो छोड़ भाई, किस्सा बाद में सुनूंगा, अभी तो इनको निकाल यहाँ से। प्यार से बोलना, कोई उम्मीद से आता है देखने यार, मैं अपने आप को लेके ही सोचता था जनरली कि यार नहीं किसी के साथ ऐसा करी। फिर बस वहां से ये एक किस्सा मेरे साथ हुआ। फिर दूसरा, हम शूट पे बैठे थे, इसके डायरेक्टर थे समीर कार्नी। कौन सी फिल्म का किस्सा? यमला पगला दीवाना 1। अच्छा 1। समीर कार्नी किसके डायरेक्टर थे। तो बड़े खुश थे क्योंकि उनका काम अच्छा चला। मेरे को कहते थे, मतलब सॉरी उनकी लैंग्वेज में बात करूंगा, लोडे तो बहुत आगे जाएगा। हाँ
मैंने इतना काम किया, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, पर इतनी कम एज में कोई ये कर रहा है। इस ईमानदारी से बताना, इससे पहले कोई शूटिंग नहीं की ना तुमने? तो उनको पता लग गया, हाँ, वो समझ गए, समझ गया। एक्चुअली काम हो रहा था उनका, बट जैसे कोई कुछ रिक्वायरमेंट देता था तो हाव भाव थोड़े बदलते थे। हाँ, अरे यार, टेंशन। 100 किलो फूल कहाँ से इकट्ठे होंगे? उनने तो कह दिया, और अपने कहते हाँ हाँ सब करते। मैंने कहा होंगे कहाँ से, कौन ला के देगा 100 किलो फूल? मैं खुद निकल जाता, 2 लोगों को भेजता, तू इधर जा, तू इधर जा, इधर जा, बट वो फूल भी आ जाते थे। तो उसने वो नोटिस अंदर किया से कुछ था कि चलो काम कि तो उसका निकाल रहा है। direction या उसका डायरेक्शन कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है, हाँ, पर इसकी फट जाती तो। और फिर वो तो अच्छा नामी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने पकड़ ली इस चीज को। फिर ठीक है, मैंने कहा थैंक यू सर, ये मैं मना नहीं। फिर मैं सेट पे घूम रहा था, ऐसा बैठा हुआ था कहीं साइड, ऐसा ही तो आवाज मारी, ए इधर आ टपोरी, जल्दी आओ। मेरा क्या गलती हो गई अब, इतनी जोर से माइक पे चिल्ला रहा है। मैंने कहा इंदौर से भी बहुत सारे लड़का लड़की अपन ने बुलाना चाहिए यार, सबके बीच में इज्जत उतारेगा यार, ये अपन तो गए हवाबाजी में थे। मैंने कहा माफ कर दीजिए। मैंने कहा उस दिन उन तीनों सरदारों ने अंदर 12 बजे 12 बजे। इंडिया फोर्ट में पूरा स्टाफ देख रहा था। हाँ तो जुड़िया, मैंने कहा आज हम होने वाली गए हम, क्या सर है, क्या सर है? तो अरे जल्दी आ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, चल इधर आ, यहाँ खड़े रहे। कुलराज ये आएगा, तेरे को छेड़ेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। बॉबी उधर से आएगा, आशीष ये डायलॉग मारेगा, बॉबी आगे तेरे में झापट मारेगा, इसको सीन समझा। बोले यार मैं कुछ समझा नहीं सर, मतलब मैं लिटरली, मैंने कहा सर क्या करना है मुझे? तेरे को हीरोइन को छेड़ना है। मैंने कहा मतलब सर? बोले सीन कर रहा है तू, चल जल्दी से, ये जो तेरा ये है, ये इसको यहाँ ऐसा बांध ले, ऐसा बांध ले, ऐसा कर ले, कपड़े वो कॉस्ट्यूम वाला है सर, कॉस्ट्यूम बोले नहीं सही है, लग रहा है ये एकदम आवारा लखन है, यही करा। मैंने कहा, ठीक है सर। मैंने कहा यार अब तो मजा आ गया भाई। फिर सीन किया, डायलॉग मिला, सीन होने के बाद में तो फिर मतलब लोग फोटो खिंचाने आ रहे थे, ऐसा सीन हो रहा। जो लोग बाहर क्राउड में खड़े होकर देख रहे थे, एक्चुअली जो पब्लिक थी, उनको ऐसा लग रहा था कि ये भी कोई एक्टर है। अब बॉबी देओल तो पकड़ में नहीं आ रहा, इसी को पकड़ लो। तो मन में ऐसा नहीं लगा कि अरे यार पहला सीन दे रहे हैं, लाइफ का ब्रेक मिल रहा है और हीरोइन को चिढ़ने का रोल मिल रहा है? यार एक्चुअली बोला ना उसने, टपोरी लग रहा है तू, हाँ, टपोरी वाला सीन है। उन मतलब मैं तो बिल्कुल निशब्द हो गया था एक्चुअल, हाँ। क्योंकि मैंने तो कभी अंदाज ही नहीं लगाया था। मैं घुसा इसीलिए था कि मुझे इसमें एक्टिंग करना है, पर ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन निकल गए थे। 20 दिन में पता ही नहीं चला कि कोई एक्टिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि अब बिजी हो गया था। सोलो का है तो सोलो का खड़ा भी देखना है, भी देखना है। इन लोगों को पानी लग रहा है तो पानी का भी ऑर्डर करना है। हाँ। इनको ये भी लग रहा है, इनको ये भी लग रहा है। इनको होटलें इन्होंने कर ली थी, कुछ होटल मैंने करा के दिए, होटल में देखना तो बड़ा वो लग रहा ये बिजी। अब तो भाई करना है यार, सीन मिल गया, मतलब यकीन नहीं हो रहा था एक्चुअली करने के बाद भी कि मैंने कर लिया। ऐसा लग रहा बॉबी देओल के साथ एक फ्रेम में आएंगे आप। बॉबी देओल में कुलराज रंधावा, ठीक है, कुलराज रंधावा बैठ के फोटो खींच रही होती है, मैं इधर से जाता हूँ, अरे ओ मैडम बड़े फोटो शोटो खींचे जा रहे हैं, तनिक हमारी भी फोटो। अब मेरे से 2 टेक हुए, डायरेक्टर को मजा नहीं आया। फिर उन्होंने उनका एक एसोसिएट डायरेक्टर, वो भी एक्टर ही था बट कर रहा था उसका, उसने उसको मेरे साथ खड़ा, आधे डायलॉग फिर उन्होंने बांट दिए। मैं जाके था, रही हो मैडम, फिर वो कहता अरे तनिक हमारी भी फोटो शोटो खींच लो, ये ऐसा डायलॉग था। पीछे से बॉबी देओल खींच रही, बॉबी देओल आके थड़ाक से एक लपड़ मारा था। मैं सोचा था झपट मारेगा यार, बहुत बड़ा शॉट है यार। तो वाकई में मारते नहीं, बट मुझे नहीं मारा एक्चुअली, वो उसको मारा, उसको झपट मारता है वाकई में। अच्छा, उन्होंने बोला 2 टेक हुए, बॉबी सर आप रियल मार दो, आप स्लो मार रहे हो ना, मजा नहीं आ रहा है। डायरेक्टर ने बोला कि दे बॉबी स्किन, उसकी मस्ती में फिर तड़ाक से जो ओरिजिनल वाला दिया। फिर उससे फिर मेरा डायलॉग था, फिर कैमरा में, अरे भैया माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम एक्चुअली हम बनारसी थे ना, यूपी के लोग, तो भैया हमसे गलती हो गई, तनिक हमें माफ कर दो, ये बोल के हम भाग जाते वहां सीन तक। तो वहां पे, और ये फिल्म में आ भी गया। अच्छा, ये फिल्म हमने जब करी तो ये फिल्म हमने मई में शूट करी थी। हाँ, ठीक है, ये मई में हमने शूट करी और ये 2010 भी निकल गया, फिल्म रिलीज नहीं हुई। 2011 भी आधा हो गया फिल्म रिलीज नहीं, मार्च अप्रैल तक आ गए फिल्म दिन। अब लोग फिर मुझे लेना चालू हो, भाई कहाँ है तेरे बॉबी देओल की फिल्म, कहाँ है तेरी सनी देओल की फिल्म? नहीं। फिर 2009, 10, 11, 12 फिर बस
वही लाइफ हो गई, कुछ काम नहीं है, बैठे हैं। बचा कुचा फिल्म रिलीज की डेट नहीं आ रही है, ना कोई ट्रेलर आ रहा है। हाँ, लोग पूछ रहे भाई कहाँ है तेरी फिल्म, देने को जवाब नहीं है। घर वाले चेहरा देखते थे, फिर बैठे रहे बट फिर एक फोन बजता है। अच्छा, अचानक से नया नंबर दिखता है, उधर से इसी तमिली टाइप की भाषा में आवाज आती। अच्छा। हर्षा बोल रहा है। हर्षा नहीं सर, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। या हर्षा जी, हम लोग को माहेश्वरी में एक शूट करने का है। मतलब उम्मीद वहां से फिर जागी। तो अन्ना आपको हेल्प लगेगा। या बस वहां से फिर एक तमिल फिल्म मेरे पास में आई जिसका टाइटल था आरंभम। आरंभम। अजीत कुमार उसके हीरो थे। मैंने हाँ कर दी। वो भी मेरे लिए देखा जाए तो बड़ी फिल्म दूसरी थी और बड़ा टास्क था, बिकॉज ऑफ कि उनको एक गणेश जी की मूर्ति आइलिया फोर्ट के अंदर लगानी थी। वो मूर्ति एटलीस्ट उनको 40 से 50 फीट की चाहिए थी। ओके। मैंने कहा हाँ हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, गेट की हाइट ही 20 फीट से ज्यादा, 25 फीट से ज्यादा। पर वो आपका स्टाइल है, जिसे आपने हाँ, पहले भी बताया। हाँ हाँ आप मना नहीं करते। हाँ। बट वो फिर वो वहाँ वो सॉन्ग शूट हुआ, उसमें बड़े पंगे हुए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम में था एक्चुअली कि जो उनकी तमिल टीम आई थी, मतलब वहां मुझे समझ में आया जब मैं लाइन प्रोडक्शन का मतलब जब भी मैं नहीं जानता था लाइन प्रोड्यूसर का, बट कि क्या क्या रिस्क होती है, क्या क्या जवाबदारी आपके सर पे होती है, या क्या क्या परेशानी आपको फेस करना है। और खासकर जब कोई अनजान आदमी जिसको नहीं पता है कि वो ये गलती कर रहा है और उसका कोई सेंस नहीं है कि मैं गलत करूं, जब बेचारा वो आदमी कोई गलती कर जाता है तो उस सिचुएशन में फिर आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि उसने गुनाह नहीं किया है, उससे जाने अनजाने में गलती हुई है। ऐसे ही किस्से मेरे उस फिल्म में भी हुए। उस सारे तमिल लैंग्वेज के का इशू भी हुआ, क्योंकि आपको तो तमिल नहीं आती होगी। हाँ बहुत कुछ हुआ। ठीक है, बट ठीक है, मेरी बात जो हो रही थी वो एक्चुअली एचओडी से हो रही थी। ओके। मेरी नीचे की टीम नीचे स्तर पे बात कर रही थी, हाँ। मेरी टीम जो थी, बट मेरी एचओडी से बात हो रही थी, तो मेरा हिंदी इंग्लिश चल रहा था। मैनेज चल रहा था। अभी क्या हुआ वहां पे महेश्वरम जिस लोकेशन में शूट कर रहे थे, एक आर्च वहां पे बना हुआ है जिससे हमें नीचे का घाट दिखता है। हाँ। ठीक है, वहां पे एक अन्ना ने क्या करा, ये इसकी भट्टी लगा दी चाय के लिए। अच्छा। अब एक्चुअली महेश्वर हेरिटेज हेरिटेज होटल, है, बराबर है। अभी उसने भट्टी लगाया तो उसके धुएं से ऊपर काला हो गया। ओह। और मैं सेट पे नहीं हूँ, मैं किसी काम से गया हूँ भाई, उस पे बना इशू। वहां भी पुलिस, वहां भी रिपोर्ट हो गई, सब हो गया। जेल की आवाज सुननी बंद पड़ी। कराओ। हाँ। नहीं, जेल की हवा तक की नौबत में लाता था, पर जाता भी नहीं था और किसी को जाने भी नहीं देता। मैं सोचता था आए, पता भी तो चलना चाहिए ना कि हम चीज आपकी बिगड़ी तो सुधार के हम ही देंगे। हाँ। क्योंकि जब हमसे हमारा प्रोड्यूसर भाव ताव करने बैठता है तब वो बिल्कुल ऐसा बन जाता है कि यार भाई सब कुछ कर्जा कर लिया है पिक्चर बनाने के लिए, अब कुछ नहीं भाई, पैसा नहीं है हमारे। ठीक है, तो हम भी फिर दिखाते हैं कि भाई आप इतनी बड़ी परेशानी में तो निकाल के भी हम से, अगर हम कम पैसा ले रहे हैं या ज्यादा पैसा ले रहे हैं, एवरेज पैसा ले रहे हैं, तो हम आपके लिए खड़े हैं। हम्म। तो बस वहां पे भी यही हुआ, वहां पे भी रिपोर्ट हुई। और मीडिया हमारी बड़ी, सारा मीडिया ने पेपर में डाला, सब डाला कि शूटिंग के नाम पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। बट फाइनली वो चीज को भी हमने फेस किया। हमने हमारी राइटिंग में दिया कि ये लो, भाषा का प्रॉब्लम है। और जो चाय बनाने वाला है वो इतने नीचे स्तर का है कि उसको ना हिंदी आती ना इंग्लिश, इंग्लिश आती, सही बात। खाली अपनी गाँव की भाषा जानता है। अपनी चाय की केटली में चाय बनाना उसका काम था। उससे गलती हो गई है, हमने हमारी राइटिंग में आवेदन दिया, माफी चाही, वैसे हमने काम नहीं करा। मतलब कई तरीके फिल्में, कई तरह के किस्से हुए। और एक लाइन प्रोड्यूसर मतलब आप सर, मतलब मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, बिकॉज ऑफ कि 100 लोगों का क्रू मुंबई से आता है या साउथ से आता है या हॉलीवुड से जहां से भी आता है, या 500 लोगों का क्रू आता है, या कुछ फिल्में हमने ऐसी की जिसमें 1300 लोगों का क्रू आया है। तो उन सबकी एक छोटी सी भी गलती होगी तो वो हमें सॉर्ट करना है। हाँ, कोई भी इंसान जान करके तो गलती करता नहीं है, सही बात है। बट बात हम पे आती है। तो लाइन प्रोड्यूसर के करियर में मान लीजिए सही। आपकी तो डेस्टिनी थी, आपकी तो एक राह चुनी हुई थी पहले से, तो आप ऐसे ना करते 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 पहुंच गए लाइन प्रोडक्शन। बट बहुत से बच्चे होते हैं नए, यंग जनरेशन वाले, जो सोचते हैं फिल्म में जाएं। कुछ होते हैं जो टेक्नीशियन या बिहाइंड द सीन्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, सब मतलब एक्टिंग में जाना नहीं प्रेफर करते हैं। जी। उनको अगर लाइन प्रोडक्शन में जाना है तो
क्या आप बता सकते हैं कि लाइन प्रोडक्शन में पहले तो क्या क्या काम, क्या क्या जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और सीखनी पड़ती है, और जी। उसमें कूदें तो कैसे कूदें? देखिए, सीखना तो कुछ भी आप करने जाओ सीखना ही पड़ता है, बट इसकी पर्टिकुलर कोई कोचिंग या स्कूल तो होता नहीं। हाँ। ये तो डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पे, आप किस तरीके से चीजें मैनेज कर सकते हैं, या आप अपने रिलेशन पे आप काम अब कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। हम्म। क्या होता है, कई जगह आपको झुकना भी पड़ता है, कई जगह आपको कड़क भी होना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा आपको, लाइन प्रोडक्शन का बेस वर्क ये होता है कि आपके पास में आपका फिल्म प्रोड्यूसर उसकी कहानी भेज देता है, कहानी समझा देता है, उसकी स्टोरी आपको समझाता है कि भाई मुझे ये शूट करना है। मेरा एक एक स्मॉल टाउन, मेरी जो लोकेशन है एक स्मॉल टाउन। आपको एक बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है? नहीं, बाउंड स्क्रिप्ट नहीं मिलती, स्क्रिप्ट नहीं, लाइन अप बता देते हैं। लाइनअप मिलता है और रेफरेंस मिलते हैं, और स्क्रिप्ट भी मिल जाती है अगर हम मांगे तो। बट स्क्रिप्ट मांगना मतलब फिर वो बेफिक्र हो जाते हैं कि अब सब आप करो। हाँ, उससे बेटर ये होता है कि हम कट टू कट चीजें समझे ताकि काम करना हमारे लिए भी आसान। आसान रहेगा। तो हम उनसे लोके सबसे बेस्ट, सबसे पहले आती है लोकेशन। स्मॉल टाउन चाहिए, रेकी वेकी करने की। हाँ पहले स्मॉल टाउन देखते हैं वो लोग। स्मॉल टाउन ठीक है भाई, आपका शहर मिल रहा है, बिकॉज कि वो कंपेयर करने जाते हैं दिल्ली से, मुंबई से, या बेंगलोर से, या आपके हैदराबाद से। तो ठीक है, जो भी आपका शहर है, इंदौर हो, भोपाल हो, या आपका एनीवन, कुछ भी, आप कोई सी भी सिटी पकड़ लो, आप गुजरात रहते हो तो बड़ौदा, ठीक है। तो वो लोग आपको सबसे पहले उनके जो लोकेशन है उस पर वर्क करना होता है। जैसे उन्हें घर चाहिए, आप उनकी कहानी 1980s की है, उनकी कहानी 1990 की है, या 2019 की है, इस पे डिपेंड करता है। वो कहानी के बेस पे आपको फिर उनको लोकेशंस भेजना होती है। मेजर लोकेशन घर होती है, या कोई कॉन्सेप्ट जो कि एक कॉलेज पे डिपेंड है पूरा, कॉलेज की स्टोरी, तो एक कॉलेज उनके लिए मेजर होता है। तो वो लोकेशंस हम सबसे पहले मेजर लोकेशन भेजते हैं, उसी के बिहाफ पे फिर हम लोग छोटी मोटी दूसरी लोकेशन, जब हमारी मेजर लोकेशन ओके होती है, देन छोटी लोकेशंस मिल जाती है। उसके बाद में फिर हम लोग उनको बुलाते हैं रेकी पे। बस फिर एक रेकी होती, सेकेंड रेकी होती है, एंड फिर फाइनली होती है टेक्निकल रेकी। तो टेक्निकल रेकी में फिर सारी चीजें डिसाइड होती है कि इस घर में हमें शूट करना है, तो इसके पास वाले घर पे भी हमें जाके लाइट लगाना है, वहां से हम फोकस लेंगे लाइट का। ठीक है, ये घर के सामने वाला घर जो है, यहाँ पे ये गाड़ियां खड़ी, तो हमें ये गाड़ियां, तो आपको सारे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता सब बेसिक हमारा एक हो गया, पीडी प्रोडक्शन डिजाइनर का डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, एक आपका डीओपी का डिपार्टमेंट हो गया। डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कैमरामैन। तो कैमरामैन के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई मैं नाइट शूट करूंगा तो ये स्ट्रीट लाइट मेरे को बंद चाहिए, है। ये स्ट्रीट लाइट मेरे को बंद चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी घाट पे शूट कर रहे हैं तो बोले अरे घाट की सारी लाइटें मेरे को ऑफ चाहिए, क्योंकि अगर मेरी स्टोरी 80s की है और मैं घाट शूट कर रहा हूँ, 80s में वाइट बल्ब नहीं, नहीं होते थे, टील अप, सोडियम पेपर लैंप, सोडियम वाले वो बड़े, बड़े बड़े वाले हाँ वो जलते इतने थे। बड़े जो थे, तो वो होते थे, तो वो सब बंद करा हमें होता है। फिर डायरेक्शन टीम की डिपार्टमेंट होती है कि भाई ये लो घर हम शूट कर रहे हैं, बट इसके पास वाला जो घर है ये बड़ा गंदा लग रहा है ग्रीन कलर में, अब इसको भी येलो करना है, या इसको भी पिंक करना है, या इसको व्हाइट करना है, तो वो भी कर भी हमें करा के देना है। करने के बाद में वापस से सामने वाला अगर मांग रहा है तो उसको सेम करके भी देना है, वाह। ये भी हमें करना है। फिर उसके बाद में एक डिपार्टमेंट हमारा होता है प्रोडक्शन का, कि भाई हम बेस का लगाएंगे। अगर हमारी यहाँ शूटिंग चल रही है तो हमारी वैनिटी का खड़ी होगी, हमारा बेस का लगेगा। ये इतना तो समझ में आ रहा है कि ये सारा कोई किताबी ज्ञान तो मिल ही नहीं सकता है, ये तो सब ऑन ग्राउंड करने वाला काम है। ग्राउंड होने वाली चीज होती है, और यहाँ पे फिर चीजें बिगड़ती भी बहुत सारी है। हाँ। ठीक है, आप एग्री हो, मैंने आपके घर पे शूट कर रहा हूँ, आपके पड़ोस वाला भी एग्री, बट उसके पड़ोस वाला अगर एग्री नहीं है, हाँ। हम सिंग साउंड शूट कर रहे हैं, और अगर वो आदमी को पसंद नहीं आ रहे हम लोग, हाँ। वो अपने घर में तेज आवाज में म्यूजिक बजाएगा, आप कैसे लोग, आप पुलिस हाथ पैर कंप्लेंट भी भी नहीं जोड़नी कर पड़ती है। सकते, आप पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। वो तो उसके घर में। भाई मैं मेरे घर में हनुमान चालीसा बजा रहा हूँ, मेरे बच्चे का बर्थडे है भाई, मैं बर्थडे की म्यूजिक बजा रहा हूँ, क्या करोगे आप? यही फिर अग्नि परीक्षा होती है कि उसको जाके सेट करना है। तो ऐसा अभी जैसे आपने मणिकर्णिका करी है, पैडमैन सही भी आपने काम किया है। मणिकर्णिका में ये बड़ा हुआ हमारे साथ। अच्छा, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका के बारे में बताइए, कहाँ पर
कौन से लोकेशंस में आपने पूरा लाइन प्रोडक्शन संभाला था और कैसा? मैंने महेश्वर और मांडव में। मांडव में कैसा क्या रहा वहाँ पे? एक्चुअली मणिकर्णिका में प्रॉब्लम ये थी कि मणिकर्णिका मतलब हम थे करीब 18th सेंचुरी में। हाँ 18th सेंचुरी में 1801, 1810, 1820 जब भी होगा, जब भी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, हमारी स्टार्टिंग वहां से हुई थी। ये मणिकर्णिका का जन्म होता है और उसको घाट पे से लेके जाते हैं, हाँ लेके जाते हैं। वहां से हमारा जो कि सॉन्ग था फिल्म में, स्टार्टिंग के सीन से मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग सॉन्ग है, हाँ, भारत हमको जान से प्यारा है। हाँ ठीक है, उसमें पेशवा और नाना साहब और वो जो उनको पालते हैं, हाँ वहां से शुरू होती थी कि वो कहाँ तक, फिर जब तक वो उसकी शादी नहीं होती है, हाँ जब तक का एक मेजर पार्ट हमने शूट किया, फिर एक युद्ध सीक्वेंस किया है। अब उस समय ये हो रहा था कि भाई हम अगर 1800 में जी रहे हैं, 1800 के दौरान 1800 जैसी लाइटें होगी, या लाइटें शायद होगी, मशाले मशाले होंगी। ठीक है, उस टाइम पे आपका पहनावा, आपका कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में एक ट्रूप आया हुआ था कोई साउथ का, उन्होंने बड़ा परेशान किया, वो हल्ला करना, वीडियो बनाना कि यार हम यहाँ 2000 किलोमीटर दूर से घूमने आए, शूटिंग वाले हमें अंदर नहीं जान दे रहे हो। एक्चुअल में हम ब्लॉक उतना ही करते जितना हम शूट करते हैं। बट क्या होता है, लोगों में देखने की क्यूरियोसिटी होती है। हाँ हम उनको भी, मैं मतलब पर्टिकुलर हर लाइन प्रोड्यूसर की बात नहीं करूंगा, मेरी करूंगा। मैं मेरा प्रोड्यूसर से थोड़ा रिक्वेस्ट करने दूँ, यार ठीक है यार, जान दो, आप देख रहे हैं ना आपका क्या नुकसान कर, खड़ा करा देता हूँ उनमें। बट फिर क्या होता है, उसके बाद लोगों की डिमांड बढ़ती है, अब हमें मिलाओ, फोटो खिंचाओ, नहीं तो फिर वो न्यूसेंस करने लगते। इस टाइप की प्रॉब्लम काफी होती है हमारे साथ में। जैसे हम पैडमैन शूट कर रहे थे, हाँ तो पैडमैन में कोई फैमिली थी, उसने कुछ हमसे अननेसेसरी पैसे की डिमांड करी, अच्छा हमने दिए उसको, मैंने दे दिए, हाँ बट उसको कम लग रहे थे, तो वो इंसान बार बार अपनी बकरी छोड़ रहा था। उसके बाद पास सीन में हाँ, मतलब आप सीन चालू है और बीच में बीच में वो बकरी भेज दे, नहीं तो टीवी का साउंड बढ़ा दे। महेश्वर में बहुत परेशान कर दिया था उसने, बहुत परेशान कर दिया था। अल्टीमेटली फिर पुलिस को मेरे को जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी, हाँ उन्होंने बोला पहले बोलना चाहिए, फिर पुलिस ने जाके टाइट किया उस, बट हमारा 2-3 घंटा वेस्ट। वेस्ट हो गया। अभी आप क्या करोगे, बकरी का क्या करोगे, चल, हाँ जानवर का आप क्या करोगे। तो एक पैडमैन का ही हम लोग एक सीन देखते हैं महेश्वर का, है ना? तो ये सीन में हर्ष भाई जैसे हम देख पा रहे हैं जी कि घाट की तरफ मेरे ख्याल से वो गाना जो है फिल्म में जी, अ, जिससे से तेरी सारी गलियां या मेरी हो गई, तो ये इसके बारे में बताइए, ये सीन में पूरा प्रोडक्शन सेटअप और क्या क्या आपको मतलब चैलेंजेस आए या कैसे सिलेक्ट किया आपने? बड़ा टफ शॉट था ये हमारे लिए एक्चुअली। इस शॉट में एक्चुअली क्या था ना कि ये एक तो अर्ली मॉर्निंग शूट करना था, ओके और जिस घाट पे हम शूट कर रहे थे वो एक धार्मिक घाट है, और नर्मदा जी बड़ी पवित्र नदियां मानी जाती है। हाँ, और फिल्म का टॉपिक थोड़ा थोड़ा सा वैसा हाँ था, वैसा है। मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा था, बट और अक्षय कुमार फिर वो जो कपड़े धो रहा था, लाइक वो हाँ वहाँ की पब्लिक को डाइजेस्ट कराना बड़ा मुश्किल है। वहाँ की नहीं, कोई भी धार्मिक पब्लिक होगी वो उस चीज को लेके बड़ा हाँ, अदर वो करेंगे फिर। और राधिका आप्टे और वो अक्षय कुमार उसको कपड़े धो के कपड़े दिखाते हैं। धो रहा है। हाँ प्लस ये घाट पूरा लॉक करना था, हाँ हमने घाट लॉक किया, और वो जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें जनरली वहाँ की लोकल पब्लिक स्नान करने आती है, आती है। साधु संत स्नान करते हैं सुबह सुबह, ठीक है। उसके बाद में आपका वहीं पे पूरा घाट बंद करना मतलब मुश्किल था। सीन भी हम लोग का कुछ थोड़ा सा वैसा था कि अक्षय कुमार अपनी वाइफ के कपड़े धो रहा है, हो रहा है, राधिका हाँ। आप्टे के कपड़े धो रहा है, लाइक वो कपड़े पीरियड्स वाले। हाँ करेक्ट, अब हमें पता है कि वो एक्चुअली कलर है और वो कुछ नहीं है, नहीं है। बट उस पे जो इशू बनना है हाँ वो बनेगा, तो बड़ा मुश्किल था ये, बट हमने सीन को निकाला अच्छे से। हुआ कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे, उनको एक्सप्लेन किया, उनको समझाया, तो फाइनली हमारा सीन निकल गया। तो रफली इसमें बजटिंग कैसा होता है? लाइन प्रोडक्शन में आपका बजटिंग वगैरह कैसा होता है, और क्या चीज़ें ध्यान रखने मिलती है? आपको बजट दिया जाता है या रन टाइम पे चलता है कि बोले और 4 चीज़ें कर दो, ये परमिशन ला दो, एक हॉस्पिटल लगेगा, एक घर लगेगा? एक्चुअली हम लोग लाइन प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, पर्टिकुलर मेरी बात करूंगा।
मेरा एक रूल है कि मैं जिस दिन आपके साथ मैं लोकेशंस देखा, मैं फाइनल किया, बजटिंग पे बैठा, उस दिन फिर मैं एक बजट कमिट करता हूँ। जो आपसे एक बजट कमिट हो गया, उसके बाद में अगर चलती शूटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर वो मैं फेस करूँगा। ये मेरा कमिटमेंट। तो इसमें पेमेंट पेमेंट वगैरह कैसे होता है? मतलब आपकी एक फीस होती है कि आपकी पूरी टीम की एक एक फीस हमारी होती है जो हमें टीम को भी बाँटना होती है, हाँ, ठीक है? तो वो एक ही और फीस किस पे डिपेंड करती है? वो हम पे डिपेंड करती है अच्छा, और हमारी डिपेंड करती है ईपी पे या एपी पे, एसोसिएट प्रोड्यूसर पे या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पे, उनके साथ हमारा बजट तय होता है। ओके, जनरली प्रोड्यूसर कभी इन चीज़ों में नहीं बैठता है। ओके, हम ईपी या आईपी के साथ में हमारा बजट तय करते हैं और फिर वो प्रोड्यूसर के पास बजट को अप्रूव कराता है। कुछ कंपनी ऐसी है जिनके साथ मैंने 3-3 4-4 प्रोजेक्ट किए हुए, तो ठीक है, उसके प्रोड्यूसर सीधे बुला लेते हैं। हाँ, तो हम उनके साथ में फिर अपना कर लेते हैं कि यार हर चीज़ में मेरा बजट कम है, हाँ, तो थोड़ा-सा देख लेना, तो वो वैसा भी होता है। तो वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। हाँ, हाँ। जी। दबंग 3 की भी शूटिंग हम लोग बीच में बात कर रहे थे ब्रेक में कि दबंग 3 की भी शूटिंग हुई थी और आप बता रहे थे कि कुछ बहुत तांडव हो गया था, लफड़ा हो गया था। थोड़ा बताइए क्या क्या हुआ था? देखिए, वैसे तो जहाँ सलमान भाई जाते हैं वहाँ तांडव वहाँ होता ही होता ही है। है। एक्चुअली उन तांडव होने का रीज़न है कि भाई उनकी फैन फॉलोइंग, हाँ, और वो भी इसमें के इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि यार वो कहते हैं यार मैं मिल लेता हूँ सबसे। हाँ, वो भी इस चीज़ को नहीं समझते कि यार पब्लिक टूट पड़ेगी उन पे, हाँ, और उनका एक जो एक ह्यूमन वाला जो उनका बीइंग नेचर है, तो उस नेचर के चक्कर में लोग पीछे उनके भागते हैं। प्रॉब्लम्स हमारा हो जाता है फिर, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड लोकेशन होती लोकेशन है, होती है। सारी चीज़ें हमें हमारे शेड्यूल में कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे पास 13 घंटे का शूट है जिसमें सलमान भाई 10 घंटे की है, 11 घंटे की है, क्योंकि 2 घंटे 1 घंटे हमारे सेटअप के होते हाँ, हैं। तो एक्टर तो हमारा उतने लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अवेलेबल था। अब वो ठीक है, एक अच्छा उनका नेचर है सब है कि नहीं यार मैं मिलता हूँ, बट वो उनका मिलना फिर हम लोग का इधर टाइम बढ़ाता क्या है। क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद में क्या होता है कि कुछ लोग परेशान भी करते हैं। हाँ, जैसे अभी जैसे सलमान खान का लुक नया आ रहा है किसी चीज़ हाँ, या कोई दूसरे एक्टर का, वो चीज़ अगर हमें निकालनी नहीं, तो आजकल पब्लिक क्या करती है, व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे इसको डाल देती है। हाँ। अभी लोग अवॉइड करते हैं कि ऐसा दबंग 3 के टाइम दबंग 3 के हुआ? टाइम भी यही हुआ। एक पत्रकार भाई साहब थे, उन्होंने पूरा का पूरा सीन वीडियो कर लिया। अच्छा, उनको समझाने गए तो उन्होंने थोड़ी-सी बदतमीज़ी करी। फिर एक सिक्योरिटी के साथ उनकी कुछ हाथापाई टाइप हुआ। उन्होंने अपना कैमरा गिरा दिया और फिर वो थोड़े-से लोकल थे, वहाँ के सशक्त इंसान थे, तो उन्होंने रात को पैकअप के टाइम 200-300 लोगों की भीड़ जमा। 200-300? हाँ, हालाँकि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट था हमें, पुलिस का सपोर्ट था। तो हम लोगों को किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बट ठीक है, हमारा 4-5 घंटा वेस्ट हाँ, एक्टिवाइटली, और फिर हमारी टीम वहाँ से निकल गई, बट निकलना मुश्किल था। कैसे मैनेज किया फिर आपने? ये भी आपकी ज़िम्मेदारी रहती है एज़ अ लाइन प्रोड्यूसर? मुझे निकाल के देना है मेरी टीम को, मेरे एक्टर को। एक्टर तो एक्टर है, बट एक चाय पिलाने वाला स्पॉट है, मैं तो सोचता हूँ उसको भी मुझे ही निकाल के देना है। हाँ, ठीक है, एक्टर है तो एक्टर है। एक फ़िल्म में जितना एक्टर का इम्पोर्टेंस है, उतना ही वो चाय पिलाने वाले का भी है। हाँ, क्योंकि वो भी तो काम ही कर रहा है, हाँ। उसी प्रोजेक्ट के लिए वो भी मेहनत कर रहा है। तो उस पे भी अगर कुछ लगता है या उस पे भी कुछ आता है, तो वो भी गलत है। तो आपका कभी फ्यूज़ उड़ता है, कभी टेम्पर आउट हो जाता है? होता है, बहुत बार होता है, बट मैं उसको अपने आप में ही रख लेता हूँ। हाँ, मैं बाहर नहीं आने देता हूँ उसमें। क्योंकि अगर मैं भी वहीं पे आ गया अगर, तो फिर उन चीज़ों को सँभालेगा। सँभालेंगे कैसे? सही बात है। तो इस तरीके के किस्से काफ़ी सारे होते हैं कई। आगे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके आने वाले हैं? देखिए, अभी आने वाला एक हम लोग अभी एक तेलुगु फ़िल्म कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है? प्लस हमारा ये भी इंदौर में ही शूट होने वाली है? तेलुगु फ़िल्म महेश, महेश्वर में शूट होने वाली है? एक हमारी फ़िल्म है जो कि रॉयल फ़ैमिली पे है। अच्छा, ऑलमोस्ट एलिज़ाबेथ और इससे कनेक्टेड फ़िल्म है वो। वो हमारे इंदौर में शूट करेंगे हम। ठीक है? कलर्स का एक शो हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। एक शो अभी एलिज़ाबेथ क्वीन एलिज़ाबेथ आप बोल रहे अच्छा, वो फ़िल्म है, उसका भी टाइटल डिस्क्लोज़ नहीं है। अच्छा। और ऑलमोस्ट वो इस साल के एंड तक हमारी वो आप मुझे ले लेना, मैं थोड़ा बहुत लगता हूँ मेरे ख्याल से ब्रिटिश तो
कहीं एक छोटा सीन होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इंदौर के टैलेंट को मौका मिले, इंदौर के हर आदमी को मौका मिले जो काम करना चाहता है जिस डिपार्टमेंट। तो बढ़िया। और मेरा तो पहले दिन से मकसद ये था। मुझे कई कॉल आए मुंबई से प्रोडक्शन के लिए, मुझे कई लोगों ने बुलाया, बट मेरी सोच ऐसी थी कि अब मैं जब यहाँ पे सक्षम हूँ करने में, हाँ, तो मैं यही काम करूँ और यही काम खींच के लाऊं, ताकि जो लोग मुंबई जाके नहीं कर सकते, स्ट्रगल नहीं कर सकते, या मुंबई जाके जिनकी कैपेसिटी नहीं, एटलीस्ट उनका ड्रीम में यहाँ पूरा करूँ। तो जनरली कोई नया अ, बच्चा आएगा या कोई भी सोचेगा आने के लिए, तो क्या लाइन प्रोडक्शन में इतना पैसा है कि आदमी सरवाइव कर सकता है? फिर कोई भी काम हो, काम तो काम होता है, पर प्रोडक्शन हो या एक्टिंग हो, पैसा सभी में, पर हर चीज का एक टाइम होता है, एक एक स्टेज होती है कि आपको पहुंचना पड़ता है, तब होता है पैसा। देखिए आप, हम तो जो चाय पिलाता स्पॉट को भी देते हैं, जो लाइन प्रोड्यूसर है उसको भी मिल रहा है, प्रोडक्शन वाले को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, बट आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आप सोचो कि मैं सीधे जाके लाइन प्रोड्यूसर बन जाऊँ, तो वो लाइन प्रोड्यूसर होगा। की लाइफ इतनी कठिन होती है। सबसे बड़ी थैंक्सलेस जॉब यही होती है। कितने अच्छे से शूटिंग करा दे, सारी चीज अपने सर पे ले ले, लड़ ले प्रोड्यूसर के लिए, किसी के साथ कुछ भी कर ले, कुछ भी घटना हो जाए तो हम सब आदमी को सेव करके निकाल दे, इसको कोई याद नहीं। तो लाइन प्रोड्यूसर के बाद में अगर कोई कोई काम रहता हो जो और ऊपर रहता है फिल्म मेकिंग में, खासकर हम लोग उस दायरे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो प्रोड्यूसर बन सकता है या वो और क्या कर सकता है लाइन प्रोड्यूसर आप भी बन सकते हो, पैसा लगा दो। अच्छा, नहीं मैं वो तो है नहीं। आपने कर दी, आप प्रोड्यूसर बन गए। है ना, एक ईपी होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है, जो लाइन प्रोड्यूसर के ऊपर होता है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ में डील करता है, इसको अपने बजट भेजता है, अपनी लोकेशन भेजता है, अपनी सारी चीजें भेजता है, वहां से फिर ईपी और वो तय करते हैं चीजें। हाँ। और ईपी इस चीज को अपने प्रोड्यूसर से या चैनल से या जिससे भी अप्रूव कराते हैं, वो करते हैं। और डायरेक्शन टीम अपनी लोकेशन और अपनी सारी चीजें वो कराती है, देन फिर लाइन प्रोड्यूसर का काम चालू होता है। आप सेट पर भी बहुत रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी का या आजकल एआई आ गया है बहुत, तो और जो नई जनरेशन है वो सब एआई में ही चलाती है, मोबाइल में भी, आजकल व्हाट्सएप में भी आ गया, दे दिया है। तो आपने क्या बदलाव देखा है इतने सालों में कि टेक्नोलॉजी का यूसेज कैसा कैसा बढ़ गया है फिल्म मेकिंग में? फिल्म मेकिंग अब आसान हो गई है। हाँ, एक समय था आज से 2015 16 17 15 16 तक कि यंगस्टर देखने को कम मिलते थे। हाँ, आज आप, मैं मेरी लास्ट 5 फिल्में 7 फिल्मों का अनुभव बैठूंगा, मैंने उसमें कोई भी डायरेक्शन टीम का एडी, फर्स्ट एडी से लगा के 7th एडी, 6th एडी, 5th एडी, कोई भी एडी मैंने ये नहीं देखा हो कि वो 45 साल का अंकल हो। हाँ, सब 30 साल, 35 साल, 28 साल, 25 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे होते हैं। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण है, वो लोग सीख रहे हैं और वो लोग अपना काम काम कर रहे हैं। सब यंगस्टर होते हैं जनरली। जैसे अभी मैंने गणेश जी की एक फिल्म की थी मास्टर जी, उज्जैन में शूट किया 1-1.5 महीने। तो डायरेक्टर हमारे यंग थे, उनके सारे एसोसिएट, सारे असिस्टेंट एकदम यंग थे। हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर अब सारे जनरली यंग होते हैं, हमारे डीओपी के असिस्टेंट सारे यंगस्टर होते हैं, तो अब सबको मौका मिल रहा है। ओके। आपकी दिली तमन्ना क्या है? इतने साल से आप लाइन प्रोडक्शन में रहे हैं, क्या कभी ऐसा, क्योंकि आपके आप कनेक्शंस भी, आप नेटवर्क में हो, तो कभी ऐसा लगता है कि चलो यार किसी प्रोड्यूसर को कुछ कहानी सुनाते हैं या किसी और की कहानी है, मिल के कुछ करते हैं और एक प्रोजेक्ट खुद का कुछ करते हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है, जो आदमी बाहर होता है वो थोड़ा सा कतराता है, पर जो अंदर रोज ही रहता है तो उसको दिखता है कि यार ये किया जा सकता है, कर सकते हैं, तो अंदर से एक लगता है। तो ऐसा कभी हर्ष दवे को लगा कि हाँ यार करना चाहिए? सीख रहा हूँ अभी, सीख रहे हो अभी? ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। सीख रहा हूँ अभी, जिस दिन वो समय आएगा वो भी करेंगे, आज सीख रहा हूँ। मतलब अंदर है कुछ, हाँ करना है, हाँ, तो बड़ी बड़ी पिक्चर फिल्म बनानी है या ऐसा होता है ना, मैं सोच के नहीं कर, हो जाता है, उसके बाद में बोलता हूँ यार ये तो मैं सोचता ही था बस, तो ये हो कैसे गया। हाँ, मैं जब भी चाहता हूँ कि कर जाऊं, उसके बाद में भी लगे सच में हो चुका है क्या ये। तो आपने हॉलीवुड का भी एक प्रोजेक्ट किया था? मैंने हॉलीवुड के 2-3 प्रोजेक्ट, हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हॉलीवुड की टीम के साथ काम करने में?
बस उसी फिल्म से मैं नियम कायदे समझा, उसी फिल्म से मैं टाइम पे पहुंचना समझा, उसी फिल्म से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है समझा। ओके, क्या क्या फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी, फिल्म का टाइटल कैसे मिली आप? फिल्म का टाइटल था लायन, लायन। जो कि एक रियल स्टोरी खंडवा के एक बच्चे की स्टोरी। काफी लंबी, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। एक 6 साल का बच्चा है जो ट्रेन में सोया हुआ रह गया है, कलकत्ता पहुंच गया है, वहां दर दर भटक रहा है। कोई एक अच्छा इंसान उसको एक ऑर्फनेज में डाल देता है। वहां से एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली जो कि बच्चे पैदा करने में सक्षम है, बट उनका कॉन्सेप्ट ये था कि नहीं यार, हम पैदा क्यों करें, इससे बढ़िया है हम किसी ऐसे गोद ले ली। बच्चे को जीवन दे जिसका कि कोई भविष्य नहीं। भविष्य नहीं। तो वो इंडिया से 2 बच्चे अडॉप्ट करके ले गए। तो उसमें एक बच्चा यही था जिसकी स्टोरी है शेरू, शर मतलब सॉरी सरू, सरू। और रियल उसका इंडियन नेम शेरू। शेरू। और जब वो ऑस्ट्रेलियन फैमिली उसको अडॉप्ट करके ले गई तो वो हो गया सरू बन रही, अच्छा। उन माँ बाप के सरनेम के। 30 साल की उम्र में उसे गूगल अर्थ और इन सारी चीजों से अपना घर ढूंढा। फाइनली खंडवा की बैकवर्ड एरिया है गणेश तलाई, वहां वो वापस आया, अपने माँ बाप से मिला। उस पर बेस्ड ये फिल्म थी। ये फिल्म हमारी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। ये फिल्म के लिए मैं नॉमिनेट हुआ गिल्ड इंटरनेशनल लोकेशंस अवार्ड के लिए, जो अभी तक इंडिया में केवल 2 लोग ही नॉमिनेट हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आप। इसके अलावा एक हमने हॉलीवुड फिल्म की थी द बेयर, शांताराम। एक हमने हॉलीवुड फिल्म की अ सूटेबल बॉय, मीरा नायर की। वो भी हमने इंदौर, महेश्वर, मांडव 3-4 लोकेशन पे शूट की है। ओके, विक्रम सेठ के नॉवेल पे बेस्ड थी वो फिल्म। हाँ, उनके उपन्यास पे थी, विक्रम सेठ। ठीक है हर्ष भाई, पेज बढ़ाने के लिए एक रैपिड फायर राउंड कर लिए। ठीक। आपकी फेवरेट फिल्म? मेरी फेवरेट फिल्म, अभी टाइम नहीं लेना है, फटाफट फटाफट करना है। कंफ्यूज हूँ। मुझे सभी फिल्में अच्छी लगती। नहीं, कोई भी एक फिल्म जो आपको बहुत पसंदीदा हो। मेरा नाम जो, मेरा नाम जोकर, राज कपूर जी। फेवरेट फूड तो इंदौरी है। मेरा फेवरेट फूड पोहा। पोहा? मतलब ये ठान लिया है कि पोहा नहीं बोलेंगे तो फांसी लग जाएगी इंदौर में। यार पोहा नहीं मिलता है ना तो बड़ा विचित्र सा लगता है, अजीब सा लगता है। हाँ। मतलब मैं अगर दुबई भी जाऊंगा ना तो मैं दुबई में भी पोहे की एक बार तो डिमांड कर लूंगा किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाके। अच्छा। खाऊं वाह। जी, इसको मैं टाइटल कर लूंगा। वो एक इंसान जो बहुत इंस्पायरिंग रहा हो आपके जीवन में। मैं मानता हूँ मेरे गॉडफादर, आज उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। चंद्रशेखर जी का। ओके, एक कोई गलती जो आप नहीं करना चाहते थे और हो गई? मैं डांट देता हूँ। अच्छा। मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं से किसी नीचे वाले को डांटता हूँ, तो मुझे उस समय तो मैं डांट देता हूँ, बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो इतना बड़ा थोड़ी हो गया कि मैं किसी को डांट सकूं। चलो अच्छा हुआ हमने कुछ किया नहीं तो आप डांट देते यहाँ पे भी हमको। बहुत बढ़िया रहा रैपिड फायर राउंड भी हर्ष भाई। और हर्ष भाई, आप द डिफर शो पर आए, बहुत अच्छा लगा हमको। लाइन प्रोडक्शन के बारे में आपने इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी बताई, जो मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस के लिए भी और जो यंग बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं। तो मैं बताऊं, जैसे हर्ष भाई ने भी हमको बताया कि बाहर से जो आपको दिखता है रील की दुनिया में, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, 70 mm के पर्दे पे हो, थिएटर में जो आप देखते हैं, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको खूबसूरत बनाते हैं। स्टार को स्टार बनाने वाले लोग ये होते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं। तो हर्ष भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। जितना भी आपने काम, जितना भी रिकग्निशन आपने अचीव किया है आज तक में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। और जैसे कि मैंने बीच में एक मंशा जाहिर करी थी कि कुछ प्रोजेक्ट होगा तो मुझे भी थोड़ा सा रोल दे दीजिएगा। जी जी, डेफिनेटली। और मेरा कैमरामैन भी पीछे से बोल रहे थे, भाई मेरा भी कुछ काम होगा तो आप बता देना, तो मुझे भी थोड़ा सा मिल जाएगा। आप वो भी देख लेना, जहाँ हमको फिट लगे आप दे देना। जैसे आपने शुरुआत करी थी डंडा पकड़ के, तो हम आपने असलम भाई के साथ डांस शुरू किया था, तो हम भी आपके साथ डांस शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। तो वंस अगेन thank you for joining us in the Differ show and we wish you all the best. थैंक यू। And thank you all of you for joining us in the Differ show. मैं हूं पुलकित, आपका होस्ट। अगले एपिसोड में आप किसे सुनना पसंद करेंगे
क्या सुनना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए